नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने यूट्यूब चैनल विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आज आप लोग के लिए पुनः टीएसटी पीएचटी एलटी कला का आर्ट का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या है आज को हमारा जो टॉपिक है? यह है मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इस टॉपिक को लेकर के आया हूं दोस्तों। तो आज जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखेंगे, इसमें अब तक यहाँ से जो सवाल पूछे गए हैं, जितने नए सवाल बनने वाले हैं और जितने नए सवाल के साथ पुराने सवाल हैं, इन सब का एक मिला जुला संगम टॉपिक आपको हम देते चलेंगे, ताकि आपको पुरानी चीज़ भी मिलती चले और नई चीज़ें भी मिलती चले। इसके साथ ही जो टॉपिक है, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए, अदर जीएस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दजला फरात हुआ, चाहे मेसोपोटामिया हुआ, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, अजंता हुआ, ये तमाम टॉपिक हैं जो जीएस पर्पज से भी बेटर हैं, अच्छे हैं। तो इससे आप लोग सभी लोग देखते चलिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता को। यहाँ से हम जो सवाल पूछना शुरू करते हैं वो इस प्रकार से हैं, तो एक एक को हम डिफाइन और क्लियर करते चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारा सवाल कहाँ से कैसे कैसे पूछे जा रहा है, किन रूपों में है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कहा जा रहा है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? दजला पहला सवाल है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? क्या है? ये हमारा सवाल है। इसको ऑप्शन हम कह सकते हैं, पहला ऑप्शन कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी कह सकते हैं यूनान की सभ्यता। सी कहा जा सकता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। डी कहा जा सकता है पाकिस्तान की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता। तो इसमें हम इसका उत्तर देते चलेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा है, सवाल है कि दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता क्या है? ये हमारा सवाल है। इसमें ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पाकिस्तान की सभ्यता। तो चलिए आप लोग भी इसको सही ढंग से इसका उत्तर देखते चलिए और अपने मन में लगाते चलिए कि आप गेस करिए कि कितना सही मान रहे हैं। बाकी मैं उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह है मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की सभ्यता, यही इसका क्या है, सही उत्तर है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें कहा जा सकता है, यहाँ मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र दजला कहा जाता था टिग्रिस नदी को, और फरात कहा जाता था यूफ्रेटस नदी को। इन नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक का जो क्षेत्र है, वहीं इराक में यह मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसे थी? यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध नगर क्या था? उर था। यहाँ का प्रसिद्ध नगर क्या था? यहाँ का प्रसिद्ध नगर था, क्या था? उर था। क्या था? प्रसिद्ध नगर उर था। ये छोटाऊ होता है। यहाँ का प्रसिद्ध नगर जो था उर था। ठीक, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरुद यानी कि मारी और उरुक सुसा जो ईरान में पड़ता है, तथा लागस यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। यहाँ के उत्खनन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? निमरूद जो मारी में पड़ता है, उरुक सुसा ईरान जो क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ के क्या थे? ये लगास तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन केंद्र थे। यहाँ के प्राचीन उत्खनन जो केंद्र थे, ये प्राचीन उत्खनन केंद्र थे। यहाँ के कौन कौन से थे? पहला था निमरूद, जिसे किस नाम से जाना जाता था? मारी के नाम से जाना जाता था। उरुक सूसा पड़ता है, ये इराक में पड़ता है। कहाँ पर? ये इराक में पड़ता है। तथा लगास ये यहाँ के क्या थे? प्रमुख उत्खनन केंद्र थे ये। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। दजला और फरात में, दजला और फरात नदियों के दोआब में, दजला और फरात नदियों के दोआब में नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। अब इसका ऑप्शन लीजिए। मिस्र की, दूसरा ग्रीक की, सी ऑप्शन कह रहा है भारत की, डी ऑप्शन कह रहा है मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया
तो हमारा जो सवाल है, दजला और फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता है, मिस्र की, ग्रीक की, भारत की, मेसोपोटामिया की। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेसोपोटामिया, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो सवाल है यह कौन सा है? अगला हमारा जो सवाल कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात हम करेंगे यह है, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल से है? सिलेंडर सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस काल का है? किस काल का है? किस काल का है? अब इसे हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन इसका क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन पहला है मिस्र की काल का, मिस्र की कला का। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया है, सवाल होना चाहिए था सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला का है? किस कला का है, काल का नहीं, किस कला का है। तो इसका ऑप्शन है मिस्र की कला का, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की कला का, मेसोपोटामिया की कला का, सी ऑप्शन है भारतीय कला का, भारतीय, डी ऑप्शन है ईरान की कला का, ईरान की कला का। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है यह क्या होगा, मेसोपोटामिया की कला का, यही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसे देख लेंगे, इसको डिफाइन हम कर देते हैं, सुन लीजिए। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है, जो 335 ईसा पूर्व के आसपास सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। इसका जो 3500 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ था, सिलेंडर सील का आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार कब हुआ था, 3500 ईसा पूर्व में। यह एक बेलन था जिस पर चित्र को उकेरा गया था। इस पर क्या किया जाता था, चित्रों को उकेरा जाता था, चित्रों को उकेरा जाता था, चित्रों को क्या किया जाता था, उकेरा जाता था। और इसी को गीले मिट्टी पर रोल करके
तस्वीरों में कहानियों को उत्कीर्ण की जाती थी, मतलब बेलन टाइप का था जिसको रोलिंग किया जाता था, जिसपे तस्वीरें कुछ बनती थी जिससे लगता है कि कुछ कहानियां बन रही हैं। और इस तरह के जो कार्य होते थे, ये राजा रानियों का, उस समय के शासकों का कुछ चित्रांकन किया जाता था। साइप्रस से भी सिल के फूल, कपड़े और नग्न महिलाओं के तस्वीरें भी मिली हैं, उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। सिपार की कार्यशाला से भी निर्मित कुछ लदाब और धारक राजा समास को एक पशु भेंट करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद नियो असीरिये में पंखे वाली देवता के साथ अनुष्ठान को दर्शाया गया है। यह सारी चीजें जो किससे संबंधित है, सिलेंडर सील कला से संबंधित है। अगली सवाल की जो बात हम करेंगे, अगला सवाल हमारा है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन 4 है हमारा, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। ऑप्शन ये लिखेंगे, देखेंगे, सिंधु की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ऑप्शन बी कह रहा है चीनी सभ्यता, चीनी सभ्यता। ऑप्शन सी कह रहा है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन सी कह रहा है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। इन 4 ऑप्शनों की जो बात हम करेंगे, तो नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि इसका राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता, यही इसका सही उत्तर है। तो इसको डिफाइन करते हुए हम आपको बताते हैं, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार मानी जाती थी। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता था, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तानी हुआ करता था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी, जो भारत की सभ्यता थी, इसके समकालीन सभ्यता मानी जाती थी। यहीं पर लिख लेंगे, बता देंगे कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन जो थी, ये भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये थी। ये जो किसके समकालीन थी, यह मिस्र के सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में पाई जाती है। इसकी सभ्यता कहाँ पाई जाती है, इसकी सभ्यता ये इराक में पाई जाती है, इसकी सभ्यता इराक में पाई जाती है। अब इसी तरह से दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें यही कहा जा सकता है कि अगला जो हमारा जो सवाल है, ये किन रूपों में कैसे हो सकता है। अगला है हमारा सवाल जो हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो बात हम करेंगे,
हमारा पांचवा सवाल है, तूतन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तूतन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? किस देश से रहा है? यह हमारा क्या हो गया, सवाल हो गया। ऑप्शन की जो बात हम करेंगे तो इसका ऑप्शन ए है, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से। ऑप्शन बी कह रहा है बगदाद से, बगदाद से। ऑप्शन सी कह रहा है इटली से। ऑप्शन डी कह रहा है मिस्र से। ये हमारे चार ऑप्शन हो गए। तूतन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है मेसोपोटामिया से, बी बगदाद से, सी इटली से और डी मिस्र से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा यह है मिस्र। यही इसका क्या है, सही उत्तर है। तो इसको हम कह सकते हैं, डिफाइन करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। तूतन खामेन मिस्र का एक पैरो है। क्या है? पैरो रहा है। पैरो प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए आधुनिक चर्चाओं एवं इतिहास में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। पुरालेखों में यह उपाधि उन शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी जो धार्मिक या राजनीतिक दोनों ही तरहों से नेता रहते थे। पैरो किससे कहा जाता था? धार्मिक या राजनीतिक रूप से दोनों रूपों में जो लीडिंग करने वाले जो लोग थे उसी को क्या कहा जाता था? पैरो कहा जाता था। पैरो कहा जाता था। तुतिखमेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु में 1324 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ये तुतिखमेन की जो मृत्यु हुई थी यह मात्र 19 वर्ष की अवस्था में 1324 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में हुई थी। अगले जो सवाल की बात करेंगे दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, महारानी नेफरिती का संबंध निम्न में से किस काल से रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात जो करेंगे यही कहा जाता है, महारानी नेफरिती का संबंध नेफरिती नेफरतीती का संबंध नेफरतीती का संबंध निम्न में से किस काल से रहा है? निम्न में से किस काल से रहा है? किस काल से रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ओल्ड किंगडम से, ओल्ड किंगडम से
ऑप्शन बी कह रहा है मिडिल किंगडम से, मिडल किंगडम से। ऑप्शन सी कह रहा है न्यू किंगडम से, न्यू किंगडम से। ऑप्शन डी कह रहा है मॉडर्न किंगडम से, मॉडर्न किंगडम से। यहां पर हमारा फिर सवाल आपको हम रिपीट कर रहे हैं। महाराजी रानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से रहा है? तो इसका ऑप्शन ए है ओल्ड किंगडम से, ऑप्शन बी कह रहा है मिडिल किंगडम से, ऑप्शन सी कह रहा है न्यू किंगडम से, ऑप्शन डी कह रहा है मॉडर्न किंगडम से। और इसका राइट आंसर है न्यू किंगडम से। यही क्या है इसका, यह इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो महारानी नेफृति का संबंध न्यू किंगडम से रहा है, जो या मिस्र के 18वें वंश से था। इसको न्यू किंगडम या कह सकते हैं कि मिस्र के 18वें वंश से था। इनका संबंध क्या था? मिस्र के 18वें वंश से था। नेफृति प्राचीन मिस्र के राजा, ये जो प्राचीन मिस्र था, ये प्राचीन मिस्र के राजा अकेनतेन प्राचीन मिस्र के राजा कौन थे? अकेनतेन की क्या हुआ करती थी? पत्नी हुआ करती थी। बस्ट ऑफ द नेफृति वर्तमान में आइसलैंड म्यूजियम बर्लिन में रखा गया है। ये अनेक अकेनतेन की जो बीवी हुआ करती थी, और बस्ट ऑफ नेफृति वर्तमान आइसलैंड म्यूजियम बर्लिन में क्या क्या है? रखा गया है। अगले जो सवाल की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमारा लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? ऑप्शन ये कह रहा है नील नदी पर, यांगस तेज नदी पर, यांगस जे नदी पर, सी कह रहा है सिंधु नदी पर, डी कह रहा है यूफ्रेटस नदी पर। यूफ्रेटस नदी पर, यूफ्रेट्स नदी पर। तो इसमें हमारा जो सवाल है क्या है? कह रहा है सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो हम इसका राइट आंसर कह सकते हैं यूफ्रेट्स नदी के तट पर क्या है? यह सभ्यता पनपी है। अगला सवाल हम कह सकते हैं ये सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई थी।
ये तो हम जान गए। अगला हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की जो बात करेंगे, यह हमारा जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 8, हमारा सवाल है अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमरत्व की कला, अमरत्व की कला किस देश की, किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? प्राचीन कला को कहते हैं। अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रोम, ऑप्शन बी कह रहा है इटली, ऑप्शन सी कह रहा है भारत, ऑप्शन डी कह रहा है मिस्र। मिस्र, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। और फिर से इसको दोहराते हैं, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, बी इटली, सी भारत, डी मिस्र। इसका राइट आंसर है मिस्र की। मिस्र की कला को अमरत्व की कला के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन काल में कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मिस्र की कला को अमरत्व की कला कहा जाता था। तो अमरत्व की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहते थे। प्रारंभिक युग में मिस्र की जनता प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके पूजा करती थी या पूजती थी। यह भी विश्वास हो जाता था लोगों को कि शरीर में 2 आत्माओं का निवास होता है। एक का नाम बा है, जो शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद वितरण करती रहती है, फिर शरीर में लौट आती है। दूसरे का नाम का है, यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न कराती रहती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव है, अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य होता है। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिड में रखा जाता था, जब तक कि ईश्वर न्याय करके उसे एक विशेष रूप में रहने हेतु नहीं भेज देते, जहाँ की वह अपने भक्तों को भेजा करते थे। संभवतः यही कारण है कि मिस्र निवासी अपने राजा रानियों के मृत शरीर को मम्मी बनाकर ताबूत में रख देते थे। और ताबूत की जो व्यवस्था जो सबसे अधिक प्रचलित थी, कहाँ थी? यह मिस्र में थी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल रहा ये यहीं तक रहा। कल मैं आपको फिर अपने इस कला के माध्यम से, जो खास करके मैं कल बताऊंगा, ब्रिटेन की कला को बताऊंगा, मोहनजोदड़ो की कला को भी बताऊंगा, और उस समय के जो कला केंद्र थे उन कला केंद्रों के बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो मैं आपको से यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाते जाइए, साथियों तक पहुंचाते जाइए, ताकि आपको लाभ तो मिले ही मिले, इस देश के, इस प्रदेश के सभी उन विद्यार्थियों को मिल सके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उनको लाभ मिल सके। उनको यदि लाभ मिलेगा तो हमको भी लाभ मिलेगा।
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, सबा खैर, गुड नाइट।